जैसा कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन से उम्मीद थी, उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत एडवांस है। ये गुफा काफ़ी लंबे समय से मौजूद है और ज़मीन भी रेगिस्तान जैसी बन चुकी है और पीली रेत से ढक गई है। और गुफा के बीच में एक बहुत ही विशाल चीज़ खड़ी थी जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। शायद इंटेलिजेंट सिस्टम के ट्रांसलेशन की वजह से जैंगी को लगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल स्पेस ट्रैवल के लिए होना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ये इतना बड़ा था जितना बड़ा कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैंगी ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसके सामने एक खिलौने जैसा लगता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा एक बहुत बड़े शहर जैसा लग रहा था। ये लगभग 2000 मीटर लंबा था। इसके ऊपर एक के बाद एक लेयर्स लगी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा होटल हो, और उसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा थी। इतना बड़ा लैंड बैटलशिप शायद 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को समेट सकता था। भगवान जाने की इतनी बड़ी चीज जमीन के नीचे कैसे काम करती है। जब जैंगी और बाकी लोगों ने इसे दूर से देखा तो सबके सब अपने आप को संभाल ना पाने वाले शौक से भर गए। इंसानी टेक्नोलॉजी के करंट लेवल के साथ शायद इस बनाने के लिए किसी वर्ल्ड क्लास पावर को अपनी पूरी नेशनल स्ट्रेंथ जोड़नी पड़े। ये एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, लोरोडिक ने कहा। जब इसे बनाया गया था तब इसका पर्पस था कि ये यूनिवर्स के हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। ये ज़मीन को तोड़कर अंडरग्राउंड नेविगेट कर सकता है। अगर ये मैग्मा से भी टकरा जाए तो भी बिना नुकसान के सेल कर सकता है। अगर अर्थक्वेक आए तब भी ये सेफली बचकर निकल सकता है। अगर ये लैंड पर आए तो ये आसमान और समुद्र दोनों में चल सकता है और यहाँ तक कि आउटर स्पेस में भी उड़ सकता है। पिछले युग के अंत में हमने इस क्लास के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए थे, लेकिन समय के साथ वो सब बर्बाद हो गए। ये सुनने के बाद जैंगी बिल्कुल स्टन्ड रह गया। उसका सच में मन हुआ कि एक थम्स अप देकर जोर से बोले, ऑसम। ये सुपर बैटलशिप देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन सिर्फ अपीयरेंस देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के टेक्निकल लेवल को देखते हुए अंदर जरूर सब कुछ फुल्ली इक्विप्ड होगा। यांग शिनशिन ने लोरोडिक को ऑर्डर दिया, अब जब इदुगाल मर चुका है, तुम यहाँ के सुप्रीम कमांडर हो। बैटलशिप पर मौजूद सभी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को ऑर्डर दो कि वो हमारा विरोध ना करें। यांग शिनशिन बहुत स्मार्ट है, क्योंकि बैटलशिप अब भी यही है तो जरूर कोई मैकेनिकल लाइफ फॉर्म होगा जो इसकी ऑपरेशन को मेंटेन करता होगा। जी मेरे मास्टर। लोरोडिक की आंखों में डेटा की स्ट्रीम्स चमकने लगी और जल्द ही हर साइज के मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स एक के बाद एक उस विशाल बैटलशिप से बाहर निकलने लगे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चावल के डब्बे से बहुत सारे राइस वीविल्स बाहर आ रहे हैं। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का अचानक सामने आना जैंगी को पहले से बिल्कुल अलग एहसास दे रहा था। कुछ कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को छोड़कर बाकी असल में गोल सर और ब्रेन वाले कुछ अजीब से लोग थे, जिनके हाथों में अलग अलग टूल्स थे और वो थोड़े क्यूट लग रहे थे। कृपया इस जगह का इंट्रोडक्शन दो। जैंगी और बाकी लोग लोरोडिक को लेकर बैटलशिप पर चढ़ गए। ये इतना बड़ा था कि एक टाउन जैसा लग रहा था और इसे कई फ्लोर्स में डिवाइड किया गया था। लोरोडिक ने नेचुरली यांग शिनशिन के ऑर्डर्स का पालन किया और वॉरशिप की स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना शुरू किया। ये वॉरशिप के ऑपरेशन और मेंटेनेंस वर्कर्स हैं। इनका काम पूरी वॉरशिप को चलाते रहना और वॉरशिप की रिपेयर करना है। जहां तक कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की बात है, वो उस युद्ध में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे। चेरनोबिल की लड़ाई को पूरे मैकेनिकल सिविलाइजेशन की किस्मत पर लगा हुआ एक बड़ा जुआ कहा जा सकता है। अगर वो सफल हो जाते और इदुगाल को डिफाई कर देते तो वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा पावरफुल मैकेनिकल लाइफ फोर्स बना सकते थे। दुर्भाग्य से आखिर में ये सब किसी और के लिए शादी का जोड़ा बन गया, जिसने पूरे 6 जनरेशन के ह्यूमन कंट्रीज़ को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के फ्रैगमेंट्स हासिल करने दिए और साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की। जैंगी डेक पर चलते हुए अंदर ही अंदर सोचकर सांस भरा, काश लूक कैरन यहाँ होती, उसे ये चीज़ ज़रूर पसंद आती। जैंगी को अचानक याद आया कि वो लोग हमेशा से एक स्पेस कैरियर बनाना चाहते थे ताकि स्पेस में एक रेफ्यूज ढूंढ सके, लेकिन मटेरियल्स, प्रोफेशनल वर्कर्स और टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस की वजह से लूक कैरन के होने के बावजूद भी तैयारी में बहुत लंबा समय लगता। लेकिन अब क्या यहाँ एक रेडीमेड चीज़ मौजूद नहीं है? जैंगी बहुत खुश हुआ और तुरंत ये खुशखबरी लूक कैरन के साथ शेयर करने वाला था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसने उसे रोक दिया। लोरोडिक, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है,
फिर तुम लोग स्पेस में जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या आउटर स्पेस अंडरग्राउंड वर्ल्ड जितना सेफ नहीं है? ये वो सवाल था जो जैंगी सबसे ज्यादा पूछना चाहता था। अगर उन्हें आउटर स्पेस में उड़ना है तो उन्हें ये जानना होगा कि वहाँ कौन से डेंजर्स और डिफिकल्टीज मौजूद है। जैंगी की बात सुनने के बाद लोरेडिक हल्का हंसा। आउटर स्पेस? तुम सच में सोचते हो कि आउटर स्पेस सेफ है? जैंगी ने पहले भी लिंक से कुछ ऐसा ही सुना था, लेकिन उस वक्त उनकी सिर्फ छोटी सी बात हुई थी और जैंगी को डिटेल में पूछने का वक्त नहीं मिला था। आखिर उस समय वो दुनिया की सच्चाई में इतना डूबा हुआ था कि खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए वो तियान्यू पैलेस में बैप्टिज्म लेने चला गया। कैसे? मुझे डिटेल में बताओ, लोरेडिक ने कहा। ये प्लैनेट यूनिवर्स का कोर है और इसे खास प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसी वजह से इतने लंबे समय तक इंटेलिजेंट लाइफ ने बहुत कम एक्सटिंक्शन डिजास्टर्स का सामना किया है। अगर हुआ भी है तो जरूर वो क्रिएटर की विल या ड्रग्स के रिजरेक्शन की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगर तुम आउटर स्पेस में जाते हो तो तुम्हारे पास वो प्रोटेक्शन नहीं होगी। अर्थ के कोर के अंदर रिसोर्सेस की कमी नहीं है। प्लैनेट के आउटर शेल की प्रोटेक्शन के साथ जब तक हम अपनी हद में रहते हैं, ज़्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन को ऑफेंड नहीं करते और क्रिएटर की विल के खिलाफ नहीं जाते, तब तक हम ज़्यादा डेंजर में नहीं पड़ते। इतना कहकर वो थोड़ा रुका और फिर बोला, अब जब मैकेनिकल सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी तब हमने भी स्पेस ट्रैवल की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में जो भी फ्लीट्स बाहर भेजी गई वो कभी वापस नहीं लौटी। जैंगी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या इसका मतलब है कि क्रिएटर हमें इस प्लैनेट को छोड़ने की इजाज़त नहीं देता? कौन जाने। मुझे बस इतना पता है कि अगर हम अपने प्लैनेट की प्रोटेक्शन छोड़कर स्पेस में जाते हैं तो एक सिंपल मीटियोर शावर, स्टेलर स्टॉर्म या कॉस्मिक टर्बुलेंस भी आसानी से हमारे गर्वाइल फ्लीट को तबाह कर सकती है। जैंगी ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लैनेट की सिविलाइज्ड स्पेशीज आउटर स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकती है। जब वो पेसिमेटिक महसूस कर रहा था तभी लोरेडिक ने अचानक कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जैंगी ने उसकी तरफ देखा। अभी तो तुमने कहा कि यूनिवर्स इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। लोरेडिक ने काफी देर तक सोचा, फिर धीरे से बोला, शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। दरअसल हमने डिस्कवर किया है कि कुछ प्राचीन और पावरफुल रेसेस वाकई स्पेस में जाकर सर्वाइव करती थी और आज भी वो मौजूद है। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद वो इस वक्त आसमान से इस प्लैनेट पर हो रही हर चीज को देख रहे हैं। जैंगी ने भी अपना सर ऊपर उठाया। ये एहसास उसके लिए कुछ हद तक जाना पहचाना था और इसने उसकी यादों को वापस डेविल्स आई के समय में ले गया। मैमून ने भी उससे कहा था कि इंसानियत के लिए असली खतरा आसमान के ऊपर है। जैंगी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश की। अब उन बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। सबसे पहले हमें मौजूद परेशानियों को सुलझाना होगा। हमें बताओ कि सुपर बैटलशिप को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर मुझे उन रिसोर्स पॉइंट्स की लोकेशन बताओ जिनके बारे में तुम जानते हो। लोरेडिक ने जैंगी को इग्नोर कर दिया। यांग शिनशिन ने ऑर्डर दिया और उसने तुरंत ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। जैसे उम्मीद थी, हर युग में जो भी सिविलाइजेशन अपने शिखर तक पहुंची है, उन्होंने प्लैनेट से रिसोर्सेस हासिल करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद भी वो लोग अंडरग्राउंड छुप जाते हैं और उन बड़े एनर्जी रिजर्व्स को मजबूती से कंट्रोल करते हैं जिन्हें शायद वो कभी पूरी तरह इस्तेमाल भी ना कर पाए। लोरेडिक के गाइडेंस के साथ जैंगी को वॉरशिप पर बहुत सारे एनर्जी मटेरियल्स मिले। वो सब क्रिस्टल्स के अंदर स्टोर किए गए थे और जैंगी को सबसे कीमती लाल एनर्जी क्रिस्टल्स के हजारों टुकड़े मिले। इसके अलावा कुछ और एनर्जी क्रिस्टल्स भी थे जिनमें रेड एनर्जी क्रिस्टल्स के मुकाबले बहुत कम एनर्जी स्टोरेज थी और जो बड़े क्वांटिटी को विथस्टैंड नहीं कर सकते थे। फिर जैंगी ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना और लोरेडिक के गाइडेंस में जमीन के और भी गहरे एरियाज की तरफ गया। वो बहुत बड़े एनर्जी माइंस थे। जैंगी को गहराई में मिनरल डिपॉजिट्स मिले। इन एनर्जी क्रिस्टल से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से इंटेलिजेंस सिस्टम लगातार जैंगी को वार्निंग दे रहा था। अगर जैंगी बिना आर्मर पहने सीधा इस एरिया में घुस जाता तो शायद अपनी करंट फिजिकल स्ट्रेंथ के बावजूद भी रेडिएशन से मर जाता, क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। इस विशाल मिनरल वेन के बीच खड़े होके जैंगी को ऐसा लगा जैसे वो किसी बेअंत समुद्र में खड़ा हो। उसके आसपास के हल्के सुनहरे मिनरल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन छोड़ रहे थे, समुद्र के नीचे उगने वाले कोरल्स की तरह घने थे और कांटों के झुंड जैसे भी लग रहे थे।
उनकी बेमिसाल खूबसूरती शायद इंटेलिजेंट क्रिएचर की एक कॉमन ट्रेल थी और सबके अंदर पावरफुल एनर्जी मिनरल्स के लिए एक इच्छा होती है। जैंगी आगे बढ़ा और कैजुअली रॉक वॉल से हाथ के साइज का एक हल्का सुनहरा एनर्जी और तोड़ लिया। इंटेलिजेंस सिस्टम के एनर्जी डिटेक्शन के बाद पता चला कि उसमें कंटेन्ड एनर्जी डेंसिटी क्विलिंग ड्रैगन वेन्स में मिले युआनशी से 600 गुना ज्यादा थी। अब समझ आया कि ड्रैगन्स ने इतनी बड़ी एलिमेंटल स्टोन वेन को माइन करने की भी जरूरत क्यों नहीं समझी। शायद एलिमेंटल स्टोन वेन बस मेन मिनरल डिपॉजिट के माइन होने के बाद बचा हुआ एक सब्सिडरी मिनरल था, बिल्कुल आज के ह्यूमंस की तरह जो अब जंगल में जाकर आग जलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े उठाने की तकलीफ नहीं करते। बहुत बढ़िया, अब वुलुआन एम्पायर को मिटाने के मेरे चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैंगी इन सभी अलग अलग एनर्जी स्टोन्स को युआनशी कहता था क्योंकि उनकी एनर्जी का एसेंस एक ही था। जैंगी ने एनर्जी क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया और उसे बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। साला वुलुआन एम्पायर, साले अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर, तुम लोग हमें बुली कर रहे हो, है ना? बस इंतजार करो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मैं तुम्हारे पूरे किंगडम को इस प्लैनेट से गायब कर दूंगा। जैंगी की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहा था। इस ऑपरेशन से जैंगी की गेन्स भी उतनी ही बड़ी थी। उसने 2 बड़े हाई लेवल एनर्जी वेन्स पर कब्जा कर लिया और एक सुपर बैटलशिप भी हासिल कर ली। इस चीज़ को संभाल कर रखो और फ्यूचर में लूक एरन से थोड़ा मॉडिफाई करवा लो, ये स्पेस क्राफ्ट के रूप में बहुत काम आएगा। और बैटलशिप के पास खुद का भी एक पावरफुल आर्मामेंट सिस्टम है जिसमें अभी भी बहुत डेवलपमेंट की गुंजाइश है। जैंगी वॉरशिप पर खड़ा था। उसने अपने दोनों भाई खोल दिए और अंदर ही अंदर महसूस किया कि फ्रेमोन्स की बैटल के बाद सबसे बड़ा विनर वही था। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के छोड़े हुए चीजें ऐसी नहीं थी कि दूसरे ह्यूमन किंगडम्स उन्हें आसानी से ले जा सके। चाहे उन्हें एड्रेस भेज भी दिया जाए तब भी उनके नीचे आने तक मुश्किल होता और वापस चीजें जमीन पर ले जाना तो और भी मुश्किल होता। और दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए भी इस हिडन प्लेस को ढूंढना आसान नहीं था। आखिर में सारे बेनिफिट्स जैंगी के पास आ गए। जैंगी ने ये सब अपनी डिफरेंट स्पेस में रख दिया। जहां तक लोरोडिक का सवाल था, जैंगी ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसे मार देना थोड़ा अफसोस की बात होगी। आखिरकार वो भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन था जिसके पास बिशप लेवल की कॉम्बैट पावर थी। लेकिन यान शिंगशिंग की एबिलिटी अनलिमिटेड नहीं थी। उसकी एबिलिटी का इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाता और फिर वो जैंगी और बाकी लोगों पर हमला कर देता। लोरोडिक, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे सामने सबमिट होना चाहोगे? जैंगी ने लोरोडिक की आंखों में देखते हुए पूछा। इस वक्त लोरोडिक एक ह्यूमन पिग की तरह था। जैंगी ने उसे चेन से बांध रखा था और वो हवा में तैर रहा था। जैंगी के सवाल के जवाब में लोरोडिक ने बिना झिझक कहा, मेरी पूरी ट्राइब खत्म हो चुकी है और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। इतनी लंबी तन्हाई ने मुझे जीने से थका दिया है। अचानक उसकी बाहें उठी और उसने जैंगी को घूरते हुए कहा, अगर इस दुनिया में मेरा कोई पर्पस बचा है तो वो तुम्हें मारना और अपने किंग का बदला लेना है। जैंगी ने अंदर ही अंदर बेबस होकर सांस भरी। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। एंशिएंट किंगडम का ये साइबॉग बहुत लंबे समय तक जी चुका था और फ्यूचर के लिए उनकी डिसअपेयर ने उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट चुनने पर मजबूर कर दिया था। मैकेनिकल सिविलाइजेशन ईहन क्लान का एक फील्ड वर्जन था। जब ईहन क्लैन भी अरबों सालों की तन्हाई बर्दाश्त ना कर सका तो फिर ये कैसे कर पाते? अगर किसी इंसान के जीने का कोई पर्पस ही ना हो तो वो बस एक चलती फिरती लाश के समान होता है। जैंगी ने यांग शिनशिन से कहा, इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, फिर तुम इसे अपने हिसाब से हैंडल कर सकती हो। जैंगी का खुद इसके एसेंस को एब्जॉर्ब करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसके शरीर में पहले ही बहुत सारा एसेंस था जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। बेहतर यही था कि यांग शिनशिन को दे दिया जाए और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए। मैकेनिकल लोगों का ओरिजिन बहुत ही प्योर था। उनके बॉडीज की मैकेनाइजेशन की वजह से उनका ओरिजिन बिल्कुल स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जैसा था। चाहे इससे किसी के लाइफ लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करो या स्पिरिचुअल एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा था। जब जैंगी ने यह कहा तो लोरोडिक की आंखों में रिलीफ का एक एहसास दिखाई दिया। उसके लिए एथर में वापस लौट जाना ही सबसे अच्छा एंडिंग था। लेकिन उससे पहले यांग शिनशिन को उससे मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी। जैंगी ने सब कुछ पैक किया और चुपचाप ब्लिजर्ड सिटी वापस लौट आया। इस वक्त उसकी एलियन स्पेस के अंदर वो विशाल वॉरशिप पहले ही सेफ्टी कहीं पार्क हो चुकी थी।
वापस आने के बाद वो मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। इस ट्रिप की गेन्स इतनी बड़ी थी कि उसने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। चाहे देखने में लगे कि वो बस इधर उधर से टुकड़े जोड़कर बची कुची चीजें उठा रहा है, लेकिन जब तुम काफी सारे टुकड़े जोड़ लेते हो तो तुम एक बड़े जीत को जोड़ सकते हो। जैंगी तियानहाई सिटी वापस लौट आया और यांग शिनशिन बिना कुछ कहे लोरोडिक से पूछताछ करने चली गई। जैंगी ने बैली चंकिंग को बुलाया और ऑर्डर दिया, तुम्हें तुरंत हमारे शहर के इस एरिया में मेरे लिए एक फैक्ट्री बनानी होगी। ये 3000 मीटर लंबी, 500 मीटर ऊंची और 500 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। इसे जल्दी बनाना होगा और बाहर की तरफ मोटे बैरल्स लगाने होंगे। रोशनी का एक छोटा सा भी टुकड़ा बाहर लीक नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद बैली चिंकिंग ने तुरंत कहा, जी, क्या आपके और भी कोई निर्देश हैं? उसने ये नहीं पूछा कि जैंगी क्या करना चाहता है। उसे बस इतना पता था कि जैंगी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना ही सही है। तुम अपनी सुविधा के हिसाब से मैन पावर को मोबिलाइज कर सकते हो। अगर मटेरियल्स की जरूरत हो तो सीधा ब्लिजर्ड सिटी या डैंग फैमिली के लोगों से मांग लेना। जियांगनान रीजन में जैंगी असल में सच्चा राजा था और कोई भी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करेगा। ये तक कहा जा सकता है कि वो लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैंगी उनसे कुछ रिक्वेस्ट करे। बैली चंगचिंग तुरंत वहां से चला गया। जैंगी के रिक्वेस्ट के मुताबिक उसने इलाइट वर्कर्स का एक ग्रुप जमा किया और फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। 21st सेंचुरी के मध्य के प्रोडक्टिविटी लेवल के साथ ऐसी फैक्ट्री बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे एलियंस के वर्कर्स बन जाने से हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना, मटेरियल्स को मेल्ट करना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, असेंबली और दूसरे काम बहुत तेजी से होने लगे। जैंगी अपने कमरे में वापस आया और आराम से सॉफ्ट बड़े बेड पर लेट गया। अब उसे जो अगला काम करना था वो था इंतजार करना। वो शेंजिंग और नॉर्थ ईस्ट रीजन के जवाब का इंतजार कर रहा था, यांग शिनशिन के बैटल प्लान के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहा था और लू कैरन के बैटल के लिए जरूरी हर तरह की एनर्जी प्रिपेयर करने का इंतजार कर रहा था। अगला कदम था 6 मेजर रीजन्स की पावर को इंटीग्रेट करना और वुलुआन एम्पायर की हर मूवमेंट पर नजर रखना। जब तक कोई बड़ी गलती नहीं होती, ये बैटल बिल्कुल उसी तरह अनफोल्ड होगी जैसे उसने सोचा था। जीत कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी। डोरबेल बजी और इंटेलिजेंस सिस्टम ने जोकीर का चेहरा प्रोजेक्ट किया। जैंगी, क्या तुम रूम में हो? क्या मैं तुम्हारे लिए प्रेस कर दूं? जैंगी ने दरवाजा खोला और अब भी सॉफ्ट बेड पर, मैं पूरा दिन भागता रहा हूँ, मेरा बॉडी थोड़ा दर्द कर रहा है, क्या तुम मुझे अच्छे से मसाज दे सकती हो? पूरे दिन जैंगी हुआक्शु किंगडम के हर जगह घूमता रहा। फ्रेमोन्स और अंडरग्राउंड वर्ल्ड भी गया था। वो वाकई थोड़ा थक गया था। जोकीर को पता चल गया था कि जैंगी वापस आ गया है। एक सेंसिटिव इंसान होने के नाते वो जानती थी कि जैंगी जरूर थक गया होगा। दोनों लगभग 4 सालों से एक साथ थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए वो हमेशा की तरह सीधा जैंगी के रूम में आ गई। उसने अपने शूज उतारे, बेड के पास आई और सीधा जैंगी के लोअर बैक पर बैठ गई। अपने नरम हाथों को जैंगी के मजबूत शोल्डर्स पर रख दिया। तुम्हारे शोल्डर्स इतने स्टिफ क्यों हैं? डॉक्टर की एबिलिटीज इन्फिनिट थी और वो लोगों की फिजिकल फटीग दूर कर सकती थी। उसके हाथों पर एक धुंधली सी सफ़ेद रोशनी उभर आई जो जैंगी के बॉडी पर असर करने लगी और उसके मुंह में एक सुकून भरा ओह निकल गया। और जोर से जैंगी ने आंखें बंद कर ली और अपने बॉडी के रिलैक्सेशन का मजा लेने लगा। तुम ना रोज के रोज खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो, जोकीर ने धीरे से सांस भरी और थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। एक्चुअली तुम्हें इतना एंशियस होने की जरूरत नहीं है। वुलुआन एम्पायर का थ्रेट अभी इतना पास नहीं आया है, तो वो इतनी जल्दी हुआक्शु किंगडम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब भी कोई ट्रबलसम चीज होती है, 6 डिस्ट्रिक्ट मिलकर स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला अपने शोल्डर पर क्यों उठानी पड़ती है? ये तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला है। जोकीर ने जैंगी के सर के पिछले हिस्से को बहुत दर्द के साथ देखा और धीरे धीरे अपने हाथों से ताकत बढ़ा दी। जैसे ही डॉक्टर एबिलिटी एक्टिवेट हुई, जैंगी के मसल्स काफी रिलैक्स्ड हो गए और उसका पहले से बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो गया। 3 सालों से भी ज्यादा वक्त से उसने जैंगी के हर काम को देखा था। जब भी कोई डेंजर आता, जैंगी हमेशा उन सबको अपने पीछे प्रोटेक्ट करता और खुद सामने जाकर उनका सामना करता। वो कठोर और बेरुखी भरी बातें बोलता था, लेकिन अपने आसपास के लोगों की सबसे ज्यादा परवाह भी वही करता था। क्या ही कॉन्ट्रडिक्टरी आदमी है, जोकीर ने खुशी और मिठास के साथ अपने दिल में सोचा। अगर ये 3 साल पहले होता, जब अपोकलिप्स अभी अभी आया था,
तो शायद वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो हमेशा उस लड़के के साथ रहेगी जो बाहर से ठंडा, बेपरवाह और रूथलेस लगता था। जैंगी जो कीर की कंफर्टेबल मसाज का मजा लेते हुए बोला, जो लोग मीट खाते हैं वो मीन होते हैं। उन लोगों के पास कौन सी फोरसाइट है, वो सिर्फ अपनी छोटी सी जमीन बचाने की सोचते हैं। जब तक उन्हें दुश्मन सामने आकर अटैक करता हुआ ना दिखे तब तक वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे। ओह, क्या मैं जैंगी कोई एडवेंचर का शौकीन हूँ? बिल्कुल नहीं। बस मुझे पता है कि टेम्पररी कंफर्ट झूठी होती है। अगर मैं लगातार स्ट्रॉन्ग नहीं बनता रहा तो जल्दी या देर से इस केओटिक एरा में मारा जाऊंगा। कुछ देर तक जो कीर की मसाज एंजॉय करने के बाद जैंगी अचानक पलट गया और उसकी चीख के बीच उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जैंगी ने आंखें बंद कर ली और अपनी लवर के गर्म बदन को गले लगाकर इस पल में बहुत संतुष्ट महसूस किया। मुझे इस घर की हिफाजत करनी होगी। जो भी मेरे खुश और खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद करना चाहेगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जो कीर ने जैंगी के डिटरमाइंड चेहरे को देखा। उसकी तलवार जैसी तेज बाहें थोड़ी ठंडी और सख्त लग रही थी। उसने धीरे से जैंगी की बाहों पर किस किया, जैसे वो उसके दिल में कभी न खत्म होने वाली चिंता को शांत करना चाहती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात जैंगी बहुत गहरी नींद सोया और उसने सपना भी देखा कि वो अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर को पैरों तले कुचल रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। जब वो उठा तब अगले दिन सुबह के 10 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। जैंगी के उठने के बाद यांग सिया ने उसके लिए ब्रेकफास्ट एक इंसुलेटेड बॉक्स में छोड़ दिया था। वो लिविंग रूम में आया और यांग सिया तुरंत खाना लेकर उसके पास आ गई। कुछ खा लो, कल तुम पूरा दिन थक गए थे, इसीलिए कीर ने हमें तुम्हें सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जगाने नहीं दिया। जैंगी ने सर हिलाया, खाना खाया और अचानक पूछा, कैरन कहाँ है? कैरन अभी भी बिजी है। वो और मुयान सुबह खाना खाकर सीधा काम पर चले गए। जैंगी ने अपना हाथ बढ़ाया, थोड़ा पानी में डुबोया और टेबल पर 3 लिखा। 3 महीने। करंट प्लान ये है कि 3 महीनों के अंदर सब कुछ तैयार कर दिया जाए। सारी जरूरी प्रिपरेशंस पूरी करो और फिर वॉर शुरू होगी। हालांकि वो वुलुआन एम्पायर को जल्दी से जल्दी बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस वॉर थी और इसमें किसी भी गलती की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए उसे जो प्रिपरेशन चाहिए थी वो सिर्फ 100% नहीं बल्कि 200% या 300% थी। खाते खाते जैंगी ने ईस्ट चाइना सी रीजन से कांटेक्ट किया। कॉल बजते ही लगभग उसी पल ली गॉनशियो ने उसे आंसर कर लिया। गुड मॉर्निंग ली शुआई। अरे कितनी गुड हो सकती है। अब हमारा बेस कैम्प एक खिचड़ी भरी दलदल बन चुका है, इसीलिए ज्यादा बुरा क्या होगा। ली गॉनशियो सुबह ही पूरे रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। क्या हुआ? अब ज्यादा खुश नहीं लग रहे? ली गॉनशियो ने जैंगी से कहा। जब से तुम वहां से चले गए हो तुम्हें नेचुरली यहाँ की सिचुएशन का पता नहीं है। अब साउथ ईस्ट कोस्ट पर सिर्फ हमारा दोंगहाई सिटी ही बचा है। वुलुआन एम्पायर के लोग हर दिन पेट्रोल करते हैं और अगर उन्हें जरा भी मूवमेंट दिखती है तो वो तुरंत अटैक लॉन्च कर देते हैं। जैंगी ने अपने आंखें सिकुड़ ली। ये तो अच्छी बात है। जैंगी असल में यही चाहता था, लेकिन सामने परेशान बैठे ली गॉनशियो को देखकर उसने ये बात जुबान पर नहीं लाई और बोला, ये तो बहुत ट्रबलसम प्रॉब्लम है। वुलुआन एम्पायर का साउथ ईस्ट कोस्ट को लगातार हैरास करना ये दिखाता था कि वो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा लैंडिंग ऑपरेशन नहीं करने वाले। इसके विपरीत अगर सब कुछ शांत होता तो शायद इसका मतलब होता कि वो कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं। ड्रैगन क्लैन की डेटरेंट पावर को कम नहीं आंका जा सकता। जैंगी इस चीज का इस्तेमाल करके और वक्त जीत सकता था। जैंगी, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कहा था कि तुम उन्हें सबक सिखाओगे, लेकिन अब तुम खुद ब्लिजर्ड सिटी चले गए हो। तुम लड़ने वाले हो या नहीं? ली गॉनशियो अब थोड़ा कंफ्यूज था कि जैंगी के दिमाग में क्या चल रहा है। जैंगी मुस्कुराया। ऑफ कोर्स लड़ना है, लेकिन हमें लड़ना भी डेलिकेटली और प्लान्ड वे में होगा। बस रहने दो, ये सब मत चलाओ। मैं तुमसे बेटर मैंडरिन बोल पाता हूँ। जैंगी ने टेबल पर अपनी उंगलियों से हल्की टैपिंग की। कुछ देर सोचा और बोला, चिंता मत करो, दोंगहाई सिटी अब अंडरग्राउंड चला गया है, तो अगर वो थोड़ा बहुत हमें हैरास भी करे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर हमें वापस अटैक करना है तो हमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना होगा। थोड़ा वक्त दो मुझे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा। चाहे वो एलाइज थे, फिर भी जैंगी ने अपना असली प्लान दूसरी साइड को नहीं बताया। अब सब लोग समझ रहे थे कि जैंगी सिर्फ बदला लेना चाहता है।
और कोई भी ये इमेजिन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो पूरे वुलुआन एम्पायर को ही मिटा देना चाहता है। बड़ी चीजें हमेशा चुपके से पूरी होती हैं। ली गुआनशियो को शांत करने के बाद जैंगी ने उसे तुरंत कहा कि कोस्टल इंटेलिजेंस उसके साथ टाइम पर शेयर करते रहे। उसके बाद भी जैंगी को ली गुआनशियो पर पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने दैंग शेंगतोंग को भी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट करने को कहा ताकि कोस्टल एरियाज की खबर मिलती रहे। डबल इंश्योरेंस होने के बाद उसका मन काफी ज्यादा शांत हो गया। जैंगी ने आराम से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। इसी वक्त बैली चेंकिंग आ गया। कैप्टन, जो फैक्ट्री बिल्डिंग आपने हमें बनाने को कहा था वो कंप्लीट हो गई है, कृपया जाकर इंस्पेक्ट कीजिए। ये सुनकर जैंगी खुद भी थोड़ा स्टन्ड रह गया। इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई? मुझे लगा था कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे। बैली चेंकिंग मुस्कुराया और बोला, मैंने सबको बताया था कि ये आपका डायरेक्ट ऑर्डर है। ब्लिजर्ड सिटी में सब लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। मटेरियल सीधा एयरपोर्ट और वेयर हाउस से निकाल लिए गए। साइट तक लाकर एक्सपर्ट्स ने असेंबली और बिल्डिंग की। हमने रात भर में काम किया और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। जैंगी को बस एक ऐसी इंटरनल जगह चाहिए थी जो कॉन्फिडेंशियल रखी जा सके, इसीलिए क्राफ्टमैनशिप और मटेरियल्स के लिए उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाई नहीं थी। लेकिन फिर भी बैली चेंकिंग की वर्क एफिशिएंसी देखकर जैंगी बहुत सेटिस्फाई हुआ। तुम पूरी रात बिजी रहे हो, जाकर थोड़ा आराम करो। जैंगी ने बैली चेंकिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर यांग शिया से बोला, बैली ने अभी तक खाना नहीं खाया, इसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट तैयार करो, थोड़ी एनर्जी रिप्लेनिश हो जाए। यांग शिया मुस्कुराते हुए सर हिलाई। ठीक है कैप्टन बैली, जरा रुक जाइए। बैली चेंकिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर कहा, कैप्टन नहीं, मैं बस कुछ भी खा लूंगा, मेरे लिए इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। जैंगी ने उसे सीधा टेबल पर बैठा दिया। चलो पहले फैक्ट्री देखने चलते हैं, देखो क्या क्या इम्प्रूव करना है। जल्दी काम करेंगे ताकि अपने इम्पोर्टेंट वर्क में डीले ना हो। जल्दी की कोई बात नहीं है। जैंगी ने वक्त देखा और समझा कि अभी भी इतनी जल्दी नहीं है। ये इसीलिए नहीं था क्योंकि वो फ्री था, बल्कि इसीलिए क्योंकि अभी करने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि सुपर बैटलशिप को हैंडल करने में कोई जल्दी की जरूरत नहीं थी। जैंगी ने तब तक वेट किया जब तक बैली चेंकिंग अपना मील फिनिश नहीं कर लेता। फिर उसने लू कैरन को मैसेज भेजा, कैरन लिविंग रूम में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लू कैरन इस वक्त मुयान के शैडो स्पेस में थी, जहां वो वर्कर्स को और प्रोसेस और रिफाइन करने के लिए डायरेक्ट कर रही थी। लेकिन मैसेज मिलते ही उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और जल्दी जल्दी भागकर बाहर आ गई। जब वो लिविंग रूम में आई, उसके चेहरे पर अभी भी काले कोल्ड डस्ट के निशान लगे हुए थे। उसने अपने ग्लव्स उतारे और क्यूरियोसिटी से उधर उधर देखा। ब्रदर, आपके पास मेरे लिए क्या सरप्राइज है? जैंगी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, चलो बाहर चल कर देखते हैं। उसने बैली चेंकिंग को एक नज़र से सिग्नल दिया और बैली चेंकिंग तुरंत आगे बढ़कर दोनों को रास्ता दिखाने लगा। ये जायंट फैक्ट्री बिल्डिंग रीसेटलमेंट एरिया के वेस्ट साइड में था और तियानहाई फोर्ट्रेस से बाहर निकलते ही दिख जाता था। कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि ये सच में इतना बड़ा था कि रीसेटलमेंट एरिया के बीच एक बड़े पहाड़ की तरह पड़ा हुआ लग रहा था। अगर दोपहर होती तो आसपास की बहुत सारी धूप भी ये रोक देता। 500 मीटर ऊंची फैक्ट्री बिल्डिंग एक ही रात में बन जाना इंजीनियरिंग के फील्ड में सच में एक मिरेकल था। इसे देखकर जैंगी भी अंदर ही अंदर सोचने लगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल का एरा कितने मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। अरे वो क्या है, कितना बड़ा है? लू कैरन ने अपने हाथ आंखों पर रख कर हैरानी से कहा। चलो पास जाकर पता चल जाएगा। जैंगी ने सीधा डायमेंशनल डोर खोला और लू कैरन को फैक्ट्री के अंदर ले गया। पास से देखने पर ही समझ आया कि बैली चेंकिंग कितना अटेंटिव था। ये फैक्ट्री बिल्डिंग असल में अलग अलग वेयर हाउसेस और एयरपोर्ट के हिस्सों को जोड़कर टेम्पररी तरीके से बनाई गई थी, लेकिन सब कुछ स्प्रे पेंट कर दिया गया था, इसीलिए ये मसी नहीं लग रहा था, बिल्कुल नया बना हुआ लग रहा था। लेकिन जैंगी को असल में बस एक टेम्पररी रीसेटलमेंट एरिया ही चाहिए था। दोनों फैक्ट्री के अंदर गए जो बहुत ही खाली थी। लू कैरन ने इधर उधर देखा और कंफ्यूजन के साथ जैंगी को देखते हुए पूछा, ब्रदर, आपने जो सरप्राइज बोला था वो कहाँ है? सरप्राइज अभी आता है। जैंगी लू कैरन को खींचकर फैक्ट्री के किनारे ले गया। फिर उसने डायमेंशनल डोर खोल दिया। अगले ही पल एक विशाल मेटल मॉन्स्टर धीरे धीरे डायमेंशनल गेट से बाहर आने लगा। लू कैरन ने पहली नजर में देखा और उसकी आंखों में सवाल भर गए। इतनी बड़ी चीज और पूरी मेटल की बनी हुई, क्या ये कोई सुपर वेपन हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे बैटलशिप का बॉडी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आता गया, लू कैरन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा था कि उसने पूरी चीज देख ली है, लेकिन असल में वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था।
जितना ज्यादा वो सामने आता गया उतना ही लू कैरन की नज़र सुस्त और शौक से भरती गई। ह्यूमन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देख लो, सबसे स्पेक्टेकुलर प्रोडक्ट भी इस सुपर बैटलशिप के सामने 1% के बराबर भी नहीं थे। जब जैंगी ने इसे पूरी तरह से फैक्ट्री के अंदर रख दिया तब लू कैरन के मुंह में आसानी से एक अंडा आ सकता था। जैंगी ने उसका फनी एक्सप्रेशन देखा, मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसका जॉब बंद कर दिया। लू कैरन होश में वापस आई और एक्साइटमेंट के आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। ब्रदर जैंगी, ये तो बहुत ही ऑसम है, आपको ये चीज कहाँ मिली? जैंगी मुस्कुराया और अपनी उंगली हिलाकर बोला, तुम इतनी स्मार्ट हो तो खुद ही गेस करके देखो ना। लू कैरन की आंखें घूम गई। ये इंसानों की बनाई हुई चीज तो हो ही नहीं सकती। अगर इस तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ईहेन क्लैन का relic नहीं है तो फिर ये किसी और रेस का होगा जिसका टेक्नोलॉजी लेवल बहुत ही हाई हो। मुझे जो रेस पता है वो सिर्फ मैकेनिकल सिविलाइजेशन ही है। जैंगी ने थम्स अप दिया। स्मार्ट, ये वही चीज़ है जो मुझे मैकेनिकल सिविलाइजेशन से मिली है। ये सुनने के बाद लू कैरन को काफ़ी सुकून मिला। अगर वो लोग हंड्रेड्स ऑफ मीटर ऊंचे सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को मास प्रोड्यूस कर सकते थे तो इतनी बड़ी जाइंट वॉरशिप बनाना उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। जैंगी ने बैटलशिप की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये चीज़ उड़ भी सकती है और अंडरग्राउंड छुप भी सकती है, बहुत पावरफुल है। क्या हम फ्यूचर में आउटर स्पेस या डीप अंडरग्राउंड में सर्वाइवल बेस बनाने का प्लान नहीं कर रहे? ये चीज़ उसके लिए बहुत यूज़फुल है। इससे तुम्हारी काफ़ी मेहनत बच जाएगी। बस इसके ओरिजिनल फाउंडेशन के बेस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो और ये जल्दी यूज़ में आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम देखना कि क्या इस चीज़ का ड्राइविंग सिस्टम मास्टर किया जा सकता है। अगर हमें वुलवान एम्पायर के हेडक्वार्टर पर अटैक करना है तो शायद हमें सीज करना पड़ेगा। उनकी डिफेंसेस मजाक नहीं है। अगर हम इसे एक पावरफुल ऑफेंसिव वेपन के रूप में यूज़ कर सके तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। लू कैरन बार बार सर हिला रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। वो लगभग जैंगी की बात को प्रॉपरली सुन ही नहीं रही थी। ये चीज उसके लिए उतनी ही टेम्पटिंग थी जितना यंग लोगों के लिए टॉप सुपर कार्स होती है। ब्रदर, क्या मैं ऊपर जाकर देख सकती हूँ? जैंगी ने दोनों हाथ फैला दिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। ऊपर कुछ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी हैं। उनका प्रोग्राम दोबारा सेट कर दिया गया है, इसीलिए वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अथॉरिटी दे सकता हूँ ताकि वो तुम्हारे कमांड फॉलो करे। ये कहकर जैंगी सीधा लू कैरन को वॉरशिप पर ले गया। इस ह्यूज क्रिएचर के सामने लू कैरन कभी लेफ्ट तो कभी राइट देख रही थी। उसने एक गोल सर वाले मेंटेनेंस वर्कर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को सीधा गले लगा लिया और इतनी खुश हो गई कि छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। ये तो स्वर्ग है। वो इतनी खुश थी कि जमीन पर लौटने का मन कर रहा था। मैं फुकागे ट्रूप्स को यहाँ स्ट्रिक्ट गार्ड पर लगा दूंगा और किसी को भी पास आने या स्पाइंग करने नहीं दिया जाएगा। तुम इस दौरान अच्छे से रिसर्च करो। वेल, तुम्हारा काम काफ़ी स्ट्रेसफुल है। आखिर सीज के फील्ड में आर्म्ड फोर्सेस के मामले में हम तुम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते ही 6 रीजन्स एक कंसेंस पर पहुंच जाएंगे। मैं उनकी फोर्सेस और रिसोर्सेस को इकट्ठा करूंगा और फिर अपना रिवेंज शुरू करूंगा। जैंगी ने अपने हाथ पीछे रखे और चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली। ईस्ट चाइना सी रीजन, दोंगहाई सिटी के बाहर गहरे समुद्र के नीचे एक विशाल शैडो धीरे धीरे पानी की सतह के पास आ रही थी। वो एक बहुत बड़ा शार्क था जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबा था, अजीब शेप का, और उसके बॉडी पर तेज स्पाइक्स निकले हुए थे। जब वो सरफेस पर आया उसकी नजर दूर खड़े दोंगहाई सिटी पर टिक गई। अब वो शहर बर्बादी में बदल चुका था। सुनामी ने उसकी दीवारें तोड़ दी थी और अंदर एक कीचड़ भरा मड फ्लैट बन चुका था। सिल्वर आर्मर्ड जनरल आनिमो इस समुद्र में लगातार पेट्रोल कर रहा था, अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर के ऑर्डर्स पर ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए। काफी डिस्टेंस पर आर्मर पहनी हुई एक लिजर्ड मैन लड़की उसकी पीठ पर बैठी थी, हाथ में इक्विपमेंट लेकर दोंगहाई सिटी के पास की सिचुएशन ऑब्जर्व कर रही थी। स्क्रीन पर कुछ सोल्जर्स और वर्कर्स नजर आ रहे थे जो रूइन साफ कर रहे थे और उनमें से कुछ यूजफुल वेपन्स और इक्विपमेंट निकाल रहे थे। ह्यूमंस, तुम लोग अभी भी खुलेआम बाहर निकलकर घूमने की हिम्मत रखते हो? लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने नीचे आनिमो से कहा, इन्हें एक सबक सिखाओ। आनिमो ने ये सुना तो उसके विशाल शरीर से एक ठंडी हंसी निकली। फिर उसने अचानक अपना खूनी बड़ा मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर एक विशाल नीला वाटर बॉल पागलों की तरह घूमने लगा, आसपास के समुद्र का पानी खींचता हुआ और भी बड़ा होता गया।
वो नीला वाटर बॉल अचानक फट गया और दोंगहाई सिटी की तरफ शूट हुआ, अपने साथ अरबों टन समुद्री पानी लेते हुए, रास्ते में विशाल लहरों को जन्म देते हुए। कुछ ही पल बाद दोंगहाई सिटी के एरिया में एक जोर का एक्सप्लोजन सुना गया और बिल्डिंग्स के डेब्रिस हर तरफ उड़ गए। पहले से ही टूट चुकी सिटी वॉल में सीधा एक बड़ा होल ब्लास्ट हो गया। जब कंफर्म हो गया कि टारगेट एरिया में कोई जिंदा इंसान नहीं बचा, लड़की ने आनिमो से कहा, आज का ऑपरेशन यहीं खत्म होता है, चलो वापस चलते हैं और मार्शल को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। आनिमो दोबारा समुद्र के नीचे डूब गया। ये विशाल क्रिएचर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से डायरेक्शन बदलकर तेजी से स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की तरफ तैरने लगा। इस वक्त वुलुआन एम्पायर में अंडरग्राउंड का गेट कीपर जेंग लुओ अपने बेटे को खोने के दर्द की वजह से हाल ही में गुस्से और डिप्रेशन के बीच जी रहा था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सील लैंड में क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस स्पेशल एरिया के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता था। वो बस शराब का सहारा लेकर खुद को टेम्पररी नम कर सकता था और अपने दर्द को भूलने की कोशिश करता था। अल्कोहल, एक सिंपल एनेस्थेटिक जो अलग अलग क्रॉप्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके बनाया जा सकता है, वाकई हर ह्यूमन रेस के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। यहाँ तक कि पहाड़ों के बंदर भी फ्रूट से अपने लिए नशा जैसा ड्रिंक बना लेते हैं ताकि खुश हो सके। लेकिन वुलुआन एम्पायर की कॉम्बैट पावर के पीक और एक पिलर होने के नाते उसकी ये कंडीशन बहुत लोगों को बेचैन कर रही थी। इसीलिए उस दिन वुलुआन एम्पायर के एम्परर सीई अपने इंपीरियल चैरियट में उसके रेसिडेंस पर आए। एम्परर खुद पर्सनली आए थे, तो जेंग लुओ नशे में होने के बावजूद उनका स्वागत करने बाहर आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने उस यंग एम्परर को देखा जो सीनियरिटी के हिसाब से उसका भतीजा था। योर मैजेस्टी, अंकल जेंग लुओ, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। पोकोंग के बारे में मुझे सब पता चल चुका है और मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन वुलुआन एम्पायर के ग्रैंड मार्शल और 3 आर्मीज के लीडर के रूप में आप एम्पायर के पिलर हैं। अगर आप इसी तरह चलते रहें तो ये एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत हानिकारक होगा। सीई ने हाथ हिलाया और उसका क्लोक हवा में लहरा गया। आपने एक बेटा खोया है, तो मैं आपको उसके बदले और भी कई बेटे दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे 1 दर्जन से ज़्यादा फीमेल लिजर्डमैन आगे बढ़कर आई। कुछ उनमें से लंबी और मजबूत थी और देखते ही समझ आ रहा था कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली है। कुछ की स्किन फेयर थी और फिगर्स बहुत चार्मिंग थे, हर तरह के रूप और अंदाज में। वहाँ सबसे खूबसूरत ब्यूटीज़ भी थीं और सबसे बेहतरीन फीमेल लिजर्डमैन वॉरियर भी। जब जेंग लुओ ने ये सीन देखा, उसकी भारी पलकों वाली आंखों में हैरानी की एक झलक चमक उठी। योर मैजेस्टी, आपका मतलब क्या है? सी ने शांत आवाज में कहा, हमारे युग के ख़त्म होने के बाद अपनी ट्राइब की ग्रोथ स्केल को लिमिट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन को बढ़ाने से डरते रहे हैं और इसी तरह आज तक जिंदा रहे हैं। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली को भी ऑफस्प्रिंग की संख्या लिमिट करने के प्रिंसिपल को सख्ती से फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब एक नया एरा आ रहा है, पुराने ऑर्डर को भी टूट जाना चाहिए। अंकल, आपके एक्सीलेंट जीन्स बर्बाद नहीं होने चाहिए। वुलुआन एम्पायर के फ्यूचर के लिए मुझे चाहिए कि आप अपने जीन्स पीछे छोड़कर जाएं। उसने उन औरतों की तरफ इशारा किया। इनमें से कुछ औरतें सबसे बेहतरीन फीमेल वॉरियर्स हैं। अगर आप उनके साथ यूनाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा पैदा होगा वो एक पावरफुल पर्सन बनेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यहाँ और भी खूबसूरत औरतें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पोकोंग की मौत के इमोशन में अटके नहीं रहेंगे। जेंग लुओ ने अपनी आंखें उठाकर सामने खड़ी फीमेल लिजर्डमैन को ध्यान से देखा। जैसे उम्मीद थी, हर एक अपने आप में 10,000 में से एक थी। असल में लिजर्डमैन का अपीयरेंस ह्यूमन से काफ़ी मिलता जुलता था, बस वो ज़्यादा लंबे होते थे। उनके पीठ के पीछे टेल होती थी, स्किन पर स्केल्स होते थे और सर पर हॉर्न्स होते थे। उनका ओवरऑल अपीयरेंस ह्यूमन से ज़्यादा अलग नहीं था। ये क्रिएटर की चॉइस थी। हर जनरेशन के ह्यूमंस ओवरऑल अपीयरेंस में एक दूसरे के करीब आ जाते थे। जब जेंग लुओ की नज़र एक खूबसूरत सफ़ेद फीमेल लिजर्ड पर पड़ी, उसकी आंखें एक पल के लिए जम सी गई। उसने पहचान लिया कि ये सी की सबसे प्यारी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन थी। योर मैजेस्टी, क्या ये आपकी कॉन्क्यूबाइन नहीं है? जेंग लुओ ने फीमेल लिजर्डमैन की तरफ इशारा किया। उसे शक हुआ कि शायद उसने ज़्यादा शराब पी ली है और अभी भी नशे में है। बिल्कुल,
सीई के चेहरे पर जरा भी रिजेंटमेंट नहीं था, बल्कि सब कुछ बिल्कुल नेचुरल और सही लग रहा था। वुलुआन एम्पायर के पिलर के रूप में आपके सामने एक कॉन्क्यूबाइन की क्या औकात है। अगर आप फिर से खुद को संभालने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको थ्रोन देने तक के लिए भी तैयार हूँ। सीई की बातें पूरी तरह से सिंसियर और दिल से निकली हुई थी। ये लोगों का दिल जीतने के लिए पोलाइट वर्ड्स नहीं थे, बल्कि उसके दिल की असली बात थी। वुलुआन एम्पायर की रॉयल फैमिली आई कहाँ से थी? वो उस एरा के अंत में वुलुआन एम्पायर के ट्राइब्स के सबसे पावरफुल मेंबर के डिसेंडेंट्स से बनी हुई थी। रॉयल फैमिली के एग्जिस्टेंस का पर्पस ही पूरे वुलुआन एम्पायर की रक्षा करना था। उस वक्त उनके एंसेस्टर ने लगातार रिप्रोडक्शन की और 100 से भी ज़्यादा डिसेंडेंट्स पैदा किए। इन 100 से ज़्यादा डिसेंडेंट्स में से बहुत से पावरफुल ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। उनके ऑफस्प्रिंग को सबसे बेहतरीन फीमेल लिजर्ड के साथ मेट करना पड़ता था ताकि और भी सुपीरियर ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। ये डिसेंडेंट्स हमेशा एक जिम्मेदारी याद रखते थे, पूरे वुलुआन एम्पायर की रक्षा करना। उन्हें पता था कि वुलुआन एम्पायर कभी भी खतरे में पड़ सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, क्रिस्टल मूवमेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, मैन-मेड डिजास्टर इस दुनिया के हर कोने में छुपे हुए थे। साथ ही दूसरी पावरफुल रेसेस भी। एक बार अगर उनसे टकराव हो जाए तो जेनोसाइड तक हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ध्यान रखना था कि लैंड ड्वेलर्स उन्हें डिस्कवर ना कर ले, वरना वो क्रिएटर के टैबू को तोड़ देते। इसीलिए इतने बेचैन और खतरनाक इन्वायरमेंट में इतने लंबे समय तक सरवाइव करने के बाद भी वो लोग हमेशा सोबर और सेंसिबल रह पाए। जिनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर होती है वो कमांड करते थे और वाइज रॉयल फैमिली एम्परर बनती थी। हो सकता है कुछ सेल्फिश मोटिव्स भी होते हों, लेकिन पूरे एम्पायर और पूरे एथनिक ग्रुप का सर्वाइवल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एम्परर की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर ज़ेंगलुओ का टूटा हुआ दिल फिर से संभलने लगा। हाँ, वो ऐसे ही गिरता हुआ नहीं रह सकता। डेकेडेंस से करंट सिचुएशन नहीं बदलेगी। मैं समझ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, फिलहाल इन औरतों को अपने पास रखिए। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। सीई ने संतुष्टि से सर हिलाया। तो क्या करने वाले हो? क्या मिलिट्री फोर्स यूज करोगे? ज़ेंगलुओ ने सीई को रूम के अंदर बुलाया, फिर उसके सामने लैंड का एक मैप खोला। हमें ह्यूमन वर्ल्ड के हुआक्शु किंगडम के खिलाफ वॉर लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है। ये लैंड हमारे करीब है और रिसोर्सेज से भरी हुई है। जब एंड ऑफ दी वर्ल्ड आएगा ये जगह ज़रूर कई सिविलाइजेशन के बीच बैटलफील्ड बनेगी। उसने मैप पर 3 एरियाज की तरफ इशारा किया। वो थे ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट और एशियन कंटिनेंट। ये 3 जगह एक नई सिविलाइजेशन के जन्म के लिए बहुत सूटेबल है। अगर हम इन लैंड्स को हासिल कर लें तो नए एरा के आने पर इनिशिएटिव हमारे हाथ में होगा और हम एक एंजेलिक रेस बनाने का मौका पा सकते हैं। सीई ने ज़ेंगलुओ की बात सुनी और धीरे से सर हिलाया। लेकिन हुआक्शु कंट्री के अंडरग्राउंड वाली रेस का क्या? ज़ेंगलुओ कुछ पल चुप रहा, फिर सर हिलाकर बोला, अभी के लिए उनसे डील करने का कोई बेटर तरीका नहीं है। सीई ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर हम डायरेक्शन क्यों ना बदले और बाकी 2 कंटिनेंट की तरफ मार्च करें। उसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ इशारा किया और बोला, इस आइसोलेटेड आइलैंड पर किसी स्पेशल सिविलाइजेशन का कोई प्रूफ नहीं है ना? ज़ेंगलुओ ने अपनी हाथ थोड़ी पर रखा और सावधानी से बोला, ये कहना मुश्किल है। सच में कहना मुश्किल था। अंधेरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में सब सिविलाइजेशन अपने एग्जिस्टेंस को बहुत संभाल कर छुपा कर रखती है। अगर क्रिएटर को उनका एग्जिस्टेंस पता चल जाता तो वो मर सकते थे। अगर ड्रकर्स को उनका एग्जिस्टेंस मिल जाता तो वो पक्का मर जाते। अगर दूसरी पावरफुल रेसेस जो लिमिटेड रिसोर्सेज छीनने के इरादे से आती थी उन्हें डिस्कवर कर लेती तो भी उनका मौत निश्चित था। इस प्लैनेट पर हर जगह मर्डरस इंटेंट छुपा हुआ है। अगर ये कंटेम्पररी सिविलाइजेशन हेवन के ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड ना होती तो किसी भी रेस का डिस्ट्रक्शन एक पल में हो सकता था। सीई ने फिर नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की तरफ इशारा किया और वहाँ ज़ेंगलुओ ने बेबस होकर कहा, वहाँ तो क्लियरली दूसरी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस है और वो हमसे पहले से वहाँ है। शायद उनका सरफेस ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट भी हो चुका है। सीई बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। इतनी सारी बात करने के बाद भी अभी तक क्लियर कोई जगह नहीं मिली जहाँ से शुरुआत की जा सके। तो तुम्हारा प्लान क्या है? सीई ने ज़ेंगलुओ की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। ज़ेंगलुओ ने गंभीर आवाज में कहा, चिंता मत करो, हुआक्शु नेशन का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। जब यह एरा खत्म होगा तो उस लैंड के नीचे वाले बींग्स उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि शायद उन पर खुद अटैक करेंगे। मैं लगातार अपनी ट्रूप्स को उनके कोस्टल बॉर्डर्स पर हैरासमेंट के लिए भेज रहा हूँ, उस रेस की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए।
मैं एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उसने हुआक्शु किंगडम की जमीन को घूरते हुए कहा, इस लैंड में एक अनयूजुअल ऑरा है और ये उन कमजोर और नफरत के लायक लोगों के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। और इस लैंड के नीचे वाली सिविलाइज कंट्री भी इनविंसिबल नहीं है। मैं उन्हें वुलवान एम्पायर की पावर का एहसास कराऊंगा। इसीलिए अब हम सबको सोल्जर्स बनना होगा। जेंगलुओ ने सीई को गहरी नज़र से देखा। पूरे वुलवान एम्पायर की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करो और हर वक्त बैटल के लिए रेडी रहो। सिर्फ हुआक्शु जैसे ह्यूमन किंगडम्स पर ही नज़र नहीं रखनी, हमें दूसरे अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के इन्वेजन से भी बचना होगा। सीई ने सर हिलाया। मिलिट्री अफेयर्स में तुम्हारे हवाले करता हूँ। सीई जेंगलुओ के रूम से बाहर निकल गया। इस वक्त मिशन पर गए 2 लोग वापस आ चुके थे और इंतजार कर रहे थे। जेंगलुओ ने दोनों को अंदर बुलाया और पूछा, क्या हाल है? हुआक्शु कंट्री के ह्यूमंस की क्या मूवमेंट है? एनिमो ने अपने दांत दिखाकर ठंडी हंसी हंसी। हमने उन्हें डरा दिया है। तियानाई सिटी नाम के शहर के लोग पूरी तरह माइग्रेट कर चुके हैं, शायद अंदर के मेनलैंड की तरफ चले गए हैं। डोंगाई सिटी में अभी भी कुछ ह्यूमंस एक्टिव है। मैंने उन्हें थोड़ा सा पनिशमेंट दिया है। अगर वो नहीं गए तो मैं वहाँ के सब लोगों को मार दूंगा। जेंगलुओ ने पूछा, क्या वो अपनी ट्रूप्स इकट्ठा करने का कोई साइन नहीं दिखा रहे? जब एक शेर भी खरगोश से लड़ता है तब भी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। जेंगलुओ जैंगी और बाकी लोगों को मजबूर कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो उन्हें पूरी तरह गुस्सा दिलाकर वॉर शुरू करवा दे ताकि वो ह्यूमन किंगडम की टॉप कॉम्बैट पावर को पूरी तरह खत्म कर सके। एनिमो ने दोनों हाथ फैलाए और हंसकर बोला, वो लोग, क्या उनके पास हमारे वुलवान एम्पायर के खिलाफ लड़ने की ताकत भी है? जेंगलुओ ने अपने पास खड़ी लिजर्ड गर्ल बिंग ली हुआन की तरफ देखा। उसने भी सर हिलाया। हमने उनके फोर्सेस गैदर करने का कोई साइन डिटेक्ट नहीं किया। ये लोग बुज़दिल और डरपोक हैं और हमारे खिलाफ पलट कर लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। जेंगलुओ ऐसा नहीं मानता था। अपने दुश्मन को कभी भी कम मत समझो। वो वीक रेस भी खुद क्रिएटर के हाथों से बनाई गई है। हमें हमेशा उनके खिलाफ गार्ड पर रहना चाहिए ताकि किसी भी सेटबैक से बचा जा सके। बिंग ली हुआन ने कहा, चिंता मत कीजिए, उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत लो है। उनके पास हम पर अटैक करने के लिए बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। वुलवान एम्पायर जमीन से 25,000 मीटर नीचे था। ह्यूमन ट्रूप्स के पास इस एरा में एंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था स्टार आइलैंड मिस्ट वैली। हाईली कोरोसिव पॉइजनस माइज्मा एरिया को क्रॉस करने के बाद एबिस के साथ नीचे उतरना पड़ता था। अंडरग्राउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम थी और लिजर्ड मैन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जीने के आदी हो चुके थे। लेकिन जब ह्यूमंस इस एरिया में एंटर करते तो उनके लिए अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिजर्ड मैन अल्ट्रा वायलेट रेस के आदत वाले नहीं थे। अगर हुआक्शु आर्मी सच में ऐसे अटैक करने की हिम्मत करती तो उन्हें बस केव के बॉटम पर खड़े रहकर लेजर कैनन कैंप को आसमान की तरफ पॉइंट करना होता और वो लगभग सबको डिस्ट्रॉय कर देते। और सबसे बड़ी बात, उनके पास नेचुरल ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी था। जेंगलुओ ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स वो ये सब बहुत अच्छी तरह समझता था। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो दूसरी सुनामी के लिए तैयार होते हैं। पिछले अटैक के बाद उसने एक बात कंफर्म कर ली थी, ड्रैगन क्लैन के लोग आसानी से सरफेस वर्ल्ड पर अपीयर नहीं करते, बिल्कुल उसकी तरह वो भी क्रिएटर की विल से डरते थे। दूसरी बात, ड्रैगन ट्राइब को ह्यूमन सर्वाइवल की ज़्यादा परवाह नहीं थी। शायद वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि दूसरी ट्राइब्स उनके टेरिटरी में इन्वेड करें। इसीलिए सुनामीज एक बहुत अच्छा ऑफेंसिव मेथड था। वो सिर्फ ज़मीन पर कीड़े मकोड़ों को बहा ले जाती थी, लेकिन लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करती थी। अगर इस बार भी वो कोई एक्शन नहीं लेते तो हम तीसरी बार करेंगे, फिर चौथी बार। जेंगलुओ ने अपने सामने लगे विशाल वर्ल्ड मैप को देखा। ओशन करंट्स की डायरेक्शन को फॉलो करके हमें बस थोड़ा सा वेदर गाइड करना होता है और डूम्सडे वेपन की पावर के साथ मिलकर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। तीसरे दिन जैंगी को आखिरकार शेंजिंग रीजन से जवाब मिल गया। जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्होंने एग्री कर लिया कि वुलवान एम्पायर के खिलाफ होने वाले स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में वो वेपन्स, रिसोर्सेस और मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कितनी स्केल पर हेल्प दी जाएगी ये अभी जैंगी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। जैसे ही शेंजिंग रीजन ने अपनी पोजीशन क्लियर की, नॉर्थ ईस्ट रीजन भी जल्दी रिस्पॉन्स देता है और ट्रूप्स भेजने के लिए विलिंगनेस दिखाई। इस पॉइंट पर पूरा हुआक्शु किंगडम एक कॉम्बैट एग्रीमेंट तक पहुंच गया। अब जो अगला मुद्दा डिस्कस करना था वो था वुलवान एम्पायर के खिलाफ कितनी बड़ी फोर्स मोबिलाइज की जाए और कैसे लड़ा जाए।
असल में दूसरे रीजन्स के कंफ्यूज्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैंगी ने बहुत कम इन्फॉर्मेशन रिवील की थी। ये लगभग ऐसा था जैसे जैंगी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और क्रेडिट को गारंटी बनाकर अनक्लियर सिचुएशन में दूसरे रीजन से उनकी पोजीशन पूछ रहा हो। हालांकि अब सब एग्री कर चुके थे, फिर भी उन्हें लग रहा था कि सीधा वुलवान एम्पायर के होमलैंड पर अटैक करना बहुत एब्सर्ड बात है। ज़्यादा से ज़्यादा वो समुद्र में एक ब्लॉकिंग टीम बनाकर वुलवान एम्पायर की ओशन कर्सिंग फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी थे। चलो एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, मैं सबको पर्सनली डिटेल समझाऊंगा। जैंगी ने सीधा सभी रीजन के टॉप लीडर्स को मैसेज भेज दिया। जल्द ही 6 रीजन्स के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक हाई लेवल ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई। तियानहाई फोर्ट्रेस के एक शांत कॉन्फ्रेंस रूम में सबकी प्रोजेक्शन रूम के अंदर अपीयर हुई और ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग सच में एक जगह बैठे हों। शेंजिंग रीजन में सुप्रीम कमांडर मेन युआनजुंग और 2 सबसे पावरफुल फाइटर्स मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट रीजन में वेटरन कमांडर जी चंगहाई, हान शांजो और हु मेंगफेंग भी आए। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी भी इस बार मीटिंग में शामिल हुई। 2 लोग ब्लैक एम्परर जुआनशु और व्हाइट एम्परर शाओ शाओ मीटिंग में आए। दोनों को हैवी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में देखकर रूम का एटमॉस्फेयर और भी सीरियस हो गया। नॉर्थ वेस्ट रीजन से सिर्फ जियाओ लिए था। साउथ वेस्ट रीजन की तरफ से करंट सुप्रीम कमांडर लुओजुओ और उसकी ट्रस्टेड एलियन फीमेल वॉरियर स्नो माइल बैम मौजूद थे। ईस्ट चाइना सी रीजन से ली गुआनशियो, शिजाकू और शुआनवू थे। जियांगनान रीजन से जुजेंग और यहाँ जैंगी और यांग शिनचिन। पूरे हुआक्शु किंगडम के सबसे हाईएस्ट पावर और मिलिट्री फोर्सेस रखने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हेलो एवरीवन, ये दूसरी बार है जब हमारे अलग अलग रीजन्स के लीडर्स और नेशनल डिफेंस आर्मी एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जैंगी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मीटिंग के ऑर्गेनाइजर के रूप में उसने मीटिंग का पर्पस इंट्रोड्यूस किया। पिछली मीटिंग की तरह ही हमारी इस मीटिंग का पर्पस है वुलवान एम्पायर से आने वाले पोटेंशियल थ्रेट और जो इमीडिएट थ्रेट सामने है उससे डील करना। अब सभी रीजन्स ने एक यूनाइटेड फ्रंट बना लिया है और ट्रुप्स, वेपन्स और कंट्रीब्यूट और एनर्जी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। मुझे बहुत खुशी है। ये दिखाता है कि हम सबका पर्पस और एफर्ट एक ही डायरेक्शन में है। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कुछ पोलाइट वर्ड्स बोले। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में मेन युआनजुंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, केओस, हम सब पुराने एक्वेंटेसेस हैं। सीधा बताओ तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो सके। जैंगी ने अपने हाथ टेबल पर क्रॉस किए, मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थी और उसने धीरे धीरे रूम में मौजूद सब लोगों को देखा। पहले मैं आप सबके एटीट्यूड को लेकर क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ बातें सीधी नहीं कही। ये अननेसेसरी ट्रबल और पैनिक से बचने के लिए था। जैंगी ने आखिरी 2 शब्द पर जोर कसा। ये सुनकर सब लोगों के एक्सप्रेशन और सीरियस हो गए। पैनिक? ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जो हुआक्शु किंगडम के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के सुप्रीम कमांडर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस को पैनिक में डाल दे? सबके दिल में एक बुरा एहसास पैदा हुआ। जैंगी ने ज्यादा सस्पेंस नहीं रखा और सीधा कहा, मैं सीधा बोलता हूँ। मेरा आइडिया है कि टॉप एलियंस और सबसे टॉप इलाइट वॉरियर्स से मिलाकर एक पावरफुल आर्मी ऑर्गेनाइज की जाए। सीधा वुलवान एम्पायर के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया जाए और इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को इस प्लेनेट से पूरी तरह मिटा दिया जाए। जब ये शब्द बोले गए सब लोगों के होश उड़ गए। क्या मिटाना? वुलवान एम्पायर को पूरी तरह मिटा देना? हान शांजो नॉर्थ ईस्ट के एक हीटेड रूम में बैठा था। उसके पास हु मेंगफेंग और जी चंगहाई भी बैठे थे, लेकिन फिर भी उसे ठंड सी महसूस हुई। जैंगी की बात ने उसे डरा दिया। उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ क्या वो सच में एक ऐसी पावरफुल एंशिएंट कंट्री को हरा सकते थे जो अरबों सालों से चला आ रहा है? हान शांजो खुद को रोक नहीं पाया और अपने पास बैठे हु मेंगफेंग की तरफ देखा। ओल्ड हु, क्या मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम है? केओस ने अभी कहा कि वो वुलवान एम्पायर को मिटा देगा। हु मेंगफेंग ने कड़वी हंसी के साथ बोला, लगता है तुमने सही सुना। उसने वाकई यही कहा। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम चर्चा से भर गया और सभी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अपना कंपोजर खो बैठे और गर्म बहस शुरू हो गई। यहाँ तक कि जुजेंग भी कुर्सी पर हैरानी भरे चेहरे के साथ बैठा था। उसे पता था कि जैंगी ने गॉड ऑफ लव का कंट्रोल और उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर मटेरियल्स वुलवान एम्पायर से बदला लेने के लिए लिए थे, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जैंगी इतना डेयरिंग होगा। केओस, तुम्हारा ये आइडिया थोड़ा ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक नहीं लगता? हमारी करंट स्ट्रेंथ के साथ चाहे पूरे देश की ताकत जोड़ दी जाए तब भी शायद हम वुलवान एम्पायर को हरा ना सके।
और तुम ये कह रहे हो कि उन्हें पूरी तरह मिटा दें? वो लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हैं और हमें उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर हम अपनी पूरी नेशनल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करते हैं तो ये हुआक्शु नेशन को सीधा एक ऐसे एबिस में ढकेलने जैसा होगा जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। सब लोग एक के बाद एक बोलने लगे और जैंगी के इस क्रेजी आइडिया से असहमति जताने लगे। ये काम बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। जीतेंगे भी या नहीं ये भी अलग बात है, और अगर जीत भी गए तो भी ये फिलहाल एक इल्यूजनरी विक्ट्री जैसी लग रही है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं होगा। जैंगी को पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत रहा। वो सोफा पर नीचे टिक गया और चुपचाप सबके चुप होने का इंतजार करता रहा। जैसे एक्सपेक्टेड था, जब सबने जैंगी का रिएक्शन देखा तो एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या सोच रहा है, और धीरे धीरे सब चुप हो गए। जब सब शांत हो गए, जैंगी ने पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपको मेरी और मेरी टीम की पावर का पूरा अंदाजा है? इस एक सेंटेंस ने सबको रोक दिया। जैंगी ने हमेशा तियानहाई सिटी की इंफॉर्मेशन को बहुत स्ट्रिक्टली ब्लॉक करके रखा था। सिर्फ किंग ऑर्थर को हराने के बाद ही सबको उसकी असली स्ट्रेंथ का थोड़ा क्लियरर आइडिया मिला था। लेकिन फिर भी क्या, तियानहाई सिटी बस एक छोटा सा शहर था जहां सिर्फ कुछ हजार नहीं बल्कि 10,000 लोग और कुछ 100 एलियंस थे। चाहे कितना भी पावरफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक रीजन के कॉम्बैट पावर के बराबर ही था। कोई भी नहीं मानता था कि जैंगी के पास कुछ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैन युआनजुन को लगा कि जैंगी के टोन में कुछ अलग था। वो जानता था कि जैंगी कोई रेकलेस इंसान नहीं था और खुद जाकर मारने वाली बात तो बिल्कुल नहीं करता जब तक उसके पास वाकई वुलुआन एम्पायर को हिला देने लायक ताकत ना हो। ये सोच थोड़ी आउटरेजियस थी, लेकिन फिर भी मैन युआनजुन ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम हमारे लोगों को लीड करके पूरे वुलुआन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? जैंगी हल्का सा हंसा। अब इस पॉइंट पर मैं और नहीं छुपाऊंगा। कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही लोग अंदाज़ा लगा चुके हैं और मैं उन्हें ज़्यादा देर तक छुपा भी नहीं सकता, इसलिए सीधा बता देता हूँ। फ्रेमोन्स, वो ग्रेट गॉड लेवल सिविलाइजेशन जिसे हमने एनकाउंटर किया था, जो आखिर में उस ट्रायल को पास कर गया था, वो मैं था। जैंगी ने यांग शिनशिन को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ सारे मेन रिस्क ले लिए थे। ये उसकी आदत थी, अपने आसपास के लोगों को बचाना और सबसे बड़ा बोझ खुद उठाना। ये एक सेंटेंस सुनते ही सबका दिल जोर से धड़कने लगा। ईहन लोगों की पावर को दुनिया की सभी देशों के सीनियर लीडर्स ने इमेज के थ्रू देखा था। वो एक अनइमेजिनेबल सुपर पावरफुल एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। शायद उस सिविलाइजेशन को गार्ड करने वाले ऑक्टोपस शेप्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सोल्जर्स ही कई सुपर पावरफुल ह्यूमन किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थे। और अब जैंगी कह रहा है कि उसने उस सिविलाइजेशन की इनहेरिटेंस हासिल कर ली है, लेकिन क्लियरली उस वक्त वो जख्मों से भरा हुआ वापस आया था और कहा था कि वो फेल हो गया। धीरे धीरे सब लोग जैंगी को एनवी, फियर और दांत पीसने वाली जलन के साथ देखने लगे। उन्हें लगा कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो जैंगी ही हो सकता था। उसने क्लियरली सबसे बड़ा रिवॉर्ड ले लिया, लेकिन आखिर में फेलियर का नाटक किया ताकि किसी को उसकी असली स्ट्रेंथ का पता ना चले। तभी मैं सोचूं, तुम उस वक्त इतने जेनरस थे। फ्रेमोन्स से वापस आने के बाद तुमने हमें हर रीजन में रिसर्च के लिए इतने सारे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स दे दिए थे, तो असली सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड तुम ही ले गए थे। हान शांजो ने गहरी सांस भरी। मैंने तभी कहा था, ये तुम्हारी स्टाइल नहीं हो सकती। सब लोग क्यूरियोसिटी से भर गए थे। वो जानना चाहते थे कि जैंगी को ईहन ट्राइब से एग्जैक्टली क्या मिला, लेकिन सीधा पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन जैंगी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने आगे कहा, कुछ ही समय पहले मुझे नॉर्थ अफ्रीका बुलाया गया था। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं चुपके से वहाँ एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए गया था। क्या तुम्हें याद है उस दिन चेनरोबिल के ऊपर जो विशाल डीमन अपीयर हुआ था? होतू ने सर हिलाया। ज़ुलोंग, जो प्राचीन समय का मिथिकल बीस्ट है और जिसका जिक्र क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सी में है। वो हाईएस्ट लेवल का डीमन गॉड है। वेस्टर्न मिथोलॉजी में उसे मैमन के नाम से जाना जाता है, ग्रेट कसिन और हेल के 7 डीमन लॉर्ड्स में से एक। जैंगी ने शांत आवाज में कहा, मैं डेविल्स आई गया था और कुछ नॉर्डिक कंट्रीज और जिनजन चर्च के साथ मिलकर उसे सील कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इतनी गहरी खामोशी छा गई कि अगर एक सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। सिर्फ लोगों के ठंडी सांस खींचने की आवाज़ आ रही थी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो जैंगी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हो। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं था।
सिर्फ शंजिंग रीजन ने अपने पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू इस बात के बारे में सुना था। सिर्फ जैंगी के मुंह से ये बात डायरेक्टली सुनकर भी होतू के चेहरे पर अभी भी हेजिटेशन थी। उसे लगता था कि जैंगी एक ऐसा पागल आदमी है जो हमेशा जान जोखिम में डालता रहता है, लेकिन वही वजह थी कि वो बार बार रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाकर इतनी तेज़ी से ग्रो कर सका और आज इस लेवल तक पहुंच गया। इसके कॉन्ट्रास्ट में बाकी लोग लगभग वहीं के वहीं खड़े थे। एक पल के लिए होतू के दिल में बहुत इमोशंस भर गए, लेकिन साथ ही वो जैंगी के लिए ग्रेटफुल भी थी। अगर जैंगी और उसके कंपेनियंस नॉर्थ अफ्रीका ना गए होते और सील्ड एरिया के ब्रोंज पिलर फॉर्मेशन को ट्रिगर ना किया होता तो वो ड्रैगन किंगडम में एंटर करके उस प्रीडिसेसर की इनहेरिटेंस कभी नहीं पा सकती थी। जैंगी ने अपने हाथ में पकड़ा कप उठाया और एक गर्म कॉफ़ी का सिप लिया। तो मेरे पास जो पावर है, जो कुछ भी मैं कंट्रोल करता हूँ, वो आपकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा है। मुझसे मत पूछो कि मुझे क्या मिला। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी भी नहीं बता सकता, वो सीक्रेट है। लेकिन आप इतना पक्का समझ लीजिए, जो मैं इस वॉर को शुरू करने की हिम्मत कर रहा हूँ तो मुझे विक्ट्री का पूरा यकीन है। विक्ट्री का पूरा यकीन। कितनी एरोगेंट लाइन थी ये। ऐसी एरोगेंस को अगर कोई और बोलता तो सब उसका मजाक उड़ा देते, लेकिन ये बात कहने वाला जैंगी था। पूरे हुआक्शु किंगडम में सब जानते थे कि वो सबसे ज़्यादा मौत से डरने वाला और सबसे स्टेबल आदमी था, इसीलिए उसकी इस बात में क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। कॉन्फिडेंस ऑफ विक्ट्री, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि हम इस बैटल को 100% जीतेंगे? एक पूरे नेशन को एनालिट करने वाली बैटल। इस वक्त ईस्ट चाइना सी रीजन के कमांडर ली गुआनशियो, जो बदला लेने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था, उसकी आवाज़ में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। उसे लगा कि जैंगी की बातें कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थी। चाहे वो मेजर रीजन्स को ट्रूप्स भेजने के लिए परसुएड करना चाहता हो, फिर भी इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जैंगी ने अपना सर उठाया और सबके अनएक्सपेक्टेड नर्वस और क्वेश्चनिंग नज़रों से सीधा आंखें मिलाई। वो बस हल्का सा मुस्कुराया। थियोरिटिकल टर्म्स में देखा जाए तो तुम सब के बिना मैं अकेला पूरे वुलुआन एम्पायर का सामना कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता तो चाहे मैं जीत भी जाता, फिर भी मुझे हैवी लॉसेस उठानी पड़ती और मैन पावर की कमी की वजह से वुलुआन एम्पायर के कुछ लोग बचकर निकल सकते थे, जो फ्यूचर के लिए खतरा बन जाते। मुझे काम करते वक्त कभी भी कोई ट्रबल पीछे छोड़ना पसंद नहीं है, इसीलिए अगर मुझे पूरे वुलुआन एम्पायर को एनालिट करना है तो मुझे उनके पूरे फोर्सेस को खत्म करना होगा। एक बिल्ली या कुत्ता तक जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम सबको साथ लेकर जीतने का चांस 100% नहीं बल्कि 200% या शायद 300% है। मुझे कोई मिजरेबल विक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। ऐसी कंप्लीट विक्ट्री जो हुआक्शु नेशन की शान दिखाए और बाकी सभी फोर्सेस को हिलाकर रख दे। मीटिंग के शुरू होने से लेकर अब तक दूसरे मेजर रीजन्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो सपना देख रहे हों। उन्हें सच में शक हो रहा था कि शायद वो अभी तक जागे ही नहीं है, वरना इतनी आउटरीजियस बातें कैसे सुन सकते थे। जैंगी का मतलब था कि वो अकेले ही पूरे वुलुआन एम्पायर का सामना कर सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पास अकेले ही सभी मेजर रीजन्स को मिलाकर जितनी पावर है उससे भी ज्यादा ताकत है? कुछ लोग हंसना चाहते थे लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या पता ये सच्चाई हो। हु मिंगफोंग ने थूक निकला और धीरे से हान शांजो के कान में कुछ कहा। फिर हान शांजो ने जैंगी से पूछा, ब्रदर हुंडुन, तुम्हारी बात काफ़ी धमाकेदार लग रही है, लेकिन ये सब हमें बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। तो क्या तुम हमें सच बता सकते हो? तुम इतने ऑसम क्यों हो? ये सुनने के बाद सबके दिमाग में एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। जैंगी ने अपनी बाहें उठाई। बिल्कुल, वैसे भी जब वॉर शुरू होगी तुम सब ये देख ही लोगे। मैं सीधे बात बता रहा हूँ। बैटल ऑफ फ्रेमोन्स के दौरान हमने एक एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दिया था। मेरे कंट्रोल में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है और अब मेरे पास उन्हें रिपेयर करने और बैटल में दोबारा यूज़ करने की एबिलिटी भी है। तुम लोग उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में तो जानते ही हो। जैंगी ने अपनी बात पूरी होने से पहले ही एक सांस में अपने कार्ड्स टेबल में रख दिए। और अब मेरी कॉम्बैट एबिलिटी ब्लैक बिशप लेवल तक पहुंच चुकी है। हम सब एक ही साइड पर हैं, इसीलिए मैं ये भी नहीं छुपाऊंगा। वुलुआन एम्पायर ने हम पर अटैक इसीलिए किया क्योंकि डेविल्स आई में मैंने उनके एक ब्लैक बिशप और 6 ब्लैक चैरियट लेवल सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स को खत्म कर दिया था। ये सब भी मेरे ट्रम्प कार्ड्स का सिर्फ एक हिस्सा है।
बाकी अभी सीक्रेट्स रहेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा। तो अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब कहने का हक है? फिर से हवा में लोगों के सांस खींचने और होठों को दबाने की आवाज भर गई। इस पल तक आते आते 6 रीजन्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को आखिरकार समझ आ गया कि जैंगी की टीम अब उनके लेवल पर नहीं है। कई बार अपनी जान दांव पर लगाकर और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के वॉर में हिस्सा लेकर जैंगी ने अनइमेजिनेबल रिसोर्सेस हासिल कर लिए थे। उन एंशिएंट सिविलाइजेशन ने अनेक युगों तक जो वेल्थ जमा की थी, उनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी किसी मेजर फोर्स की डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। फ्रेमॉन्स की लंबी और मैसिव वॉर में जैंगी ने अपनी स्पेस बेस्ड एबिलिटी के एडवांटेज का पूरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा फॉर्चून कमा लिया था। होतू और बाकी लोग इस वक्त बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे थे। डेंजर के डर से उन्होंने बैटल में ज्वाइन करने में हेजिटेशन दिखाई थी। अब वो सिर्फ देख सकते थे कि कोई और सारे बेनिफिट्स ले गया जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जैंगी ने 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को दिए थे। वो उसके पास मौजूद टोटल पावर का बस एक बूंद भर थे। तुम सच में बहुत ही औसम हो। हान शांजो खुद को रोक नहीं पाया और बस थम्स अप देकर इतना ही कह सका। नॉर्थ वेस्ट रीजन में जियाओलिए की नज़र जल रही थी और वो इंटेंस एक्साइटमेंट के साथ जैंगी को देख रहा था। उसकी एबिलिटीज़ के साथ अगर वो इन कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को स्ट्रेंथन कर सके तो उसके पास एक टेरिफाइंग मैकेनिकल आर्मी हो सकती है। अगर ऐसा है तो हम डेफिनेटली लड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से उस मैकेनिकल सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ वुलुआन एम्पायर से कम नहीं है। लेकिन मैन युआनजुन ने शक से पूछा, इतनी बड़ी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई चाहिए होगी वो भी एनॉर्मस होगी, है ना? जैंगी हल्का सा हंसा और मीनिंगफुल अंदाज में बोला, इसीलिए तो मैं तुम सबके पास आया हूँ। इस पल सबको अचानक समझ आ गया। चाहे जैंगी कितना भी पावरफुल हो, इतने बड़े एक्सपेंडिचर को वो भी अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता था। सबको बुलाने का सबसे बड़ा पर्पस था मिलिट्री एक्सपेंसेस को कवर करना। सबकी आंखें एकदम क्लियर हो गई। अब समझ आ गया कि जैंगी पहले इतना कुछ क्यों छुपा रहा था। तो बात असल में ये थी। अब सब फिर से बिजनेस लाइक एटीट्यूड में वापस आ गए। हमें कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे? मैन युआनजुन ने पूछा। जैंगी ने कहा, मैं मेजॉरिटी ऑफ ट्रूप्स प्रोवाइड करूंगा और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के लॉसेस भी मैं हैंडल करूंगा, लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम सबको शेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा मुझे सभी रीजन से उनके न्यूक्लियर रिसोर्सेज का 80% मेरे हवाले चाहिए। वुलुआन एम्पायर से डील करने के लिए ये नेसेसरी मेजर है। साथ ही तुम्हें ट्रूप्स भी भेजने होंगे। हर रीजन से कम एपिसलॉन लेवल इनह्यूमंस डिप्लॉय होने चाहिए और इलाइट वॉरियर्स भी भेजने होंगे। हान शांजो ने क्यूरियोसिटी से पूछा, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की एक लीजन है तो फिर तुम्हें ह्यूमन वॉरियर्स की क्या ज़रूरत है? जैंगी हल्का सा हंसा। ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स नहीं कर सकते। उन लोहे के ढेरों में बड़े फ्लॉज हैं। अगर वो एनिमी के हाथ लग गए तो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और डिटेल मिशन में उन्हें असाइन करना भी मुश्किल होता है। मैंने पहले भी कहा था, मेरा गोल सिर्फ वुलुआन एम्पायर को हराना नहीं है। मेरा गोल है उनकी पूरी रेस को मिटा देना। सारे एग्जिट सील कर दो, हर एक लिजर्ड मैन को मार दो और इस रेस को जो हमारे हुआक्शु नेशन के खिलाफ है, इस प्लैनेट से पूरी तरह गायब कर दो। जैंगी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज़ ठंडी और पूरी तरह मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी। ये देखकर बाकी लोग भी थूक निगलने लगे। अब कभी भी केओस को ऑफेंड मत करना, चाहे जान चली जाए। ये आदमी बहुत ही टेरिफाइंग है। ये एक ही कॉन्सेंस सबके दिल में उभर आया। उसके बाद सबने स्पेसिफिक सप्लाईज के बारे में कुछ डिस्कशन किए और इस पार्ट के लिए यांग शिनशिन की बारी आई। वो डेटा के मामले में सबसे ज़्यादा फेमिलियर थी। जैंगी के मिलिट्री सपोर्ट की वजह से हर रीजन पर रिलेटिवली कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, जिससे सब काफ़ी सेटिस्फाइड थे और उनके पास ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थे। लेकिन होतू, जो अब तक हमेशा चुप थी, उसने एक सवाल उठाया। तुमने एक वॉर के लिए पूरी तरह प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम हेड्स के गेटकीपर को कैसे डील करने वाले हो। टॉपिक एक पल के लिए बिल्कुल सीरियस हो गया। हाँ, चाहे प्लानिंग कितनी भी केयरफुली की जाए, अगर वो अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को नहीं मार सकते तो ये बैटल जीतना फिर भी मुमकिन नहीं होगा। ग्रेट चेंजेस के एरा के आने के बाद एलियंस धीरे धीरे एक ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंस बन गए थे। लो लेवल म्यूटेंट्स को थर्मल वेपन से मारा जा सकता था, लेकिन जब वो एपिसलॉन लेवल तक पहुंच जाते तो उनसे डील करना दिन ब दिन मुश्किल होता जाता, जैसे आज का जैंगी।
और फिर अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर का लेवल तो उससे भी कहीं ऊपर था। जैंगी मुस्कुराया, उसने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी, दोनों हाथ टेबल पर जोड़कर होतू को देखा और बोला, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे उसे हर्ट किया जा सके, फिर तुम उसे कर्स करके मार देना, क्या ख्याल है? अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर का एबिलिटी इंडेक्स 50,000 पॉइंट से भी ज़्यादा था। जितना ऊपर जाते हो एबिलिटी इंडेक्स का डिफरेंस उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाता है। 50,000 पॉइंट्स वाला एलियन 40,000 पॉइंट वाले एलियन को सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है। सिर्फ जैंगी जैसे स्पेशल लोग जो फ्यूचर फोर्स ही कर सकते हैं और जिनके पास पावरफुल एस्केप एबिलिटी है, वो ही उसके हाथों से बच सकते हैं। सीधा कन्फ्रंटेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। होतू को समझ नहीं आ रहा था कि जैंगी एग्जैक्टली क्या करने वाला है, लेकिन जब जैंगी इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था तो फिर कोशिश क्यों न की जाए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। होतू के इस जवाब का मतलब था कि वो डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। उस जैसे लोग और ली चेंगोंग जैसे लोग स्पेशल एबिलिटी वाले थे जो छोटी मेहनत से बहुत बड़ा काम कर सकते थे, इसीलिए वो जैंगी के प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। लिंक का यूज करके गेटकीपर के बॉडी को डैमेज दिया जा सकता था, लेकिन इस बग जैसे सपोर्ट के साथ जैंगी को बस गेटकीपर का खून हासिल करना था और डिफिकल्टी बहुत कम हो जाती। तो हम वॉर कब स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल बैटल प्लान क्या है? ज़ियाओलिए ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसका सवाल बहुत क्रूशियल था। जैंगी ने हल्का सा आंखें सिकोड़ी। सबसे पहले जो कुछ मुझे चाहिए वो सब प्रिपेयर करो, फिर अपनी फोर्सेस को गैदर करो और बैटल का एग्जैक्ट टाइम वो मेरी प्रिपरेशंस पर डिपेंड करेगा। उसे पूरी तरह रेडी होना था और इंश्योर करना था कि सब कुछ स्मूथली चले, तभी एक्शन लिया जाएगा। रीजन ने इस प्रपोजल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आखिर जैंगी जो कंडीशंस दे रहा था वो ऑलरेडी काफ़ी जनरस थी। उसने उनसे ये नहीं कहा था कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ निकले और सारी ट्रूप्स मोबिलाइज कर दे। बस इतना था कि इलाइट म्यूटेंट्स टीम भेजनी होगी और वेपन्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे। जिस तरह भी देखो ये डील उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल थी। ठीक है, तो फिर ये फाइनल हुआ। जब सब रेडी हो जाए मुझे बता देना, मैं खुद आके ले जाऊंगा और ट्रूप्स को ब्लिजर्ड सिटी में गैदर होने दो। फॉर्मल बैटल शुरू होने से पहले हमें जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी होगी, खासकर इनह्यूमंस के लिए। एबिलिटी मैचिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वुलुआन एम्पायर के इनह्यूमंस की इंटेलिजेंस है और मुझे टारगेटेड कॉम्बैट प्लान बनाना है। यान शिनशिन से मिली इंटेलिजेंस उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका देगी। मैन युआनजुन ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक और बार बहुत शार्प सवाल पूछा। वॉर के बाद वुलुआन एम्पायर के रिसोर्सेज का डिवीजन कैसे होगा? शुरू में वो लोग वुलुआन एम्पायर के खिलाफ वॉर का सोचने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे और अब केक का डिवीजन सोच रहे थे। जैंगी जानता था कि अगर इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो फ्यूचर वॉर्स के बीज यहीं बोए जाएंगे। उसने 2 उंगलियां उठाई। 80% मेरा होगा, बाकी 20% तुम सब डिवाइड कर लेना। यह डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वैसे भी जैंगी का कंप्रोमाइज था। आखिरकार हुआक्शु स्टेट के अलग अलग रीजन्स की डेवलपमेंट बहुत अनइवन थी, खासकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स काफ़ी वीक थे। वो सिर्फ 80% ले रहा था और वो भी अपने एलाइज का ख्याल रखते हुए। दूसरे रीजन्स ने तुरंत कुछ कहना शुरू किया, ज़्यादा बेनिफिट्स लेने की कोशिश की, लेकिन जैंगी बस मुस्कुराया और सर हिला दिया। अगर कोई मेरे साथ ट्रेड करना चाहता है, असॉल्ट का मेन टास्क लेना चाहता है और हेड्स के गेटकीपर का सीधा सामना करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने सारे रिसोर्सेस उसे दे दूंगा, मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा। सब एक पल के लिए चुप हो गए। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो अगर वो वाकई एक पावरफुल एंशिएंट सिविलाइजेशन को कॉन्कर कर लेते तो सिर्फ 20% रिसोर्सेज भी अनइमेजिनेबल गेन होता। उसके बाद दूसरी रीजन्स ने आपस में इंटरेस्ट का डिवीजन डिस्कस किया, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। जैंगी के सो कॉल्ड रिसोर्स डिवीजन ने उसकी टीम को 6 मेजर रीजन से क्लियरली अलग कर दिया और वो अब जियांगनान रीजन के साथ इंटीग्रेटेड नहीं रहा। जू जंग को अब भी सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लड़ना था, लेकिन अगर जैंगी की टीम को साइड पर रख दिया जाए तो जियांगनान रीजन की आर्म्ड फोर्सेस में कोई कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बची थी। जैंगी को हैरानी हुई कि उसने उस फेमिलियर लड़की का चेहरा कहीं नहीं देखा। अगर जूयू बैटल ज्वाइन करे तो उसकी एबिलिटीज बहुत यूजफुल होगी। जैंगी ने दिल में ऐसा सोचा। जूयू की एबिलिटीज युआन कोंगिए से बेटर थी क्योंकि उसने सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ली थी और जू जंग ने पूरे रीजन के रिसोर्सेस उसकी कल्टीवेशन पर डाल दिए थे, जिससे उसकी एबिलिटीज पूरी तरह डेवलप हो गई थी। अब शायद उसके पास हंड्रेड्स ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स थी। जूयू अब एक ऑलराउंडर बन चुकी थी।
जिसमें लगभग कोई वीकनेस नहीं थी और वो किसी भी एट्रीब्यूट्स के एलियन से डील कर सकती थी। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि अब वो कितनी ग्रो कर चुकी है, जैंगी ने चुपके से दिल में सोचा। लेकिन जियानन डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन देखकर ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लैक चैरियट लेवल तक ही पहुँच सकती थी, क्योंकि रिसोर्सेज वाकई लिमिटेड थे। कई मेजर रीजन्स और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के लोग भी गर्म डिस्कशंस में लगे रहे। सबका फोकस स्पेसिफिक बेनिफिट डिवीजन पर था। आखिर में फाइनल डिसीजन ये हुआ कि लैंड को ट्रूप्स और रिसोर्सेज के कंट्रीब्यूशन के पोर्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। इससे सब लोग मुश्किल से ही सही लेकिन एक कंसेंस तक पहुंचे। कई घंटों के डिस्कशन के बाद मीटिंग सक्सेसफुली खत्म हो गई। जैंगी की स्ट्रेंथ ने सबको बहुत ज्यादा शॉक दिया था और वो खुद में कॉम्बैट प्रेशर भी ले रहा था, तो नेचुरली किसी के पास ऑब्जेक्शन का कोई सॉलिड रीजन नहीं था। अगर ऑब्जेक्शन होता भी तो वो बस उसे दबा कर रख सकते थे, क्योंकि अब वो जैंगी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे। चैट रूम बंद करने के बाद जैंगी को लगा जैसे उसने खुद एक बड़ी बैटल लड़ ली हो। इन लोगों के साथ आर्ग्यू करना वाकई बहुत एनर्जी वेस्ट करने वाला काम था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब पूरे हुआक्शु किंगडम एक ही ओपिनियन पर था और वुलुआन एम्पायर के खिलाफ वॉर करने के लिए रेडी था। जैंगी ने आखिर में अपना गोल अचीव कर लिया था। अब अगला काम सिर्फ वेट करना है और पेशेंस रखना। जैंगी ने अपना सर घुमाकर यांग शिनशिन के डेलिकेट चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रिसोर्सेस और मैन पावर की इंटीग्रेशन का वेट, लू कैरन के मैकेनिकल आर्मी प्रिपेयर करने का वेट, सुपर बैटलशिप के रेनोवेट होकर वॉर के लिए रेडी होने का वेट और सबसे इंपॉर्टेंट लिंग के रीस्टार्ट होने का वेट। सब कुछ वक्त मांगता था। जिंदगी में पहली बार जैंगी इतने बड़े स्केल की बैटल ऑर्गेनाइज कर रहा था और इसने उसे समझा दिया कि लीडर बनना कितना मुश्किल होता है। और जिस चीज़ के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पेशेंस रखनी थी वो ये थी कि इस पीरियड के दौरान बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो ब्लिज़र्ड सिटी तक नहीं पहुंचता तब तक उन्हें इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना था और ना ही अपने एग्जिस्टिंग ट्रम्प कार्ड रिवील करने थे। पूरा वर्ल्ड हुआक्शु किंगडम की मूवमेंट पर नजर रखे हुए था, यहाँ तक कि बैटिंगांग जो जैंगी से लिंग का ह्यूमन बॉडी पाने की वजह से जलन रखता था, वो भी कोई अननेसेसरी मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था।